नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे भारत में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसे हम लोग जीवमंडल नीचे कहते हैं, जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिन्हें हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं, और जो भी आपके नेशनल पार्क होते हैं, इनके मध्य में बेसिकली अंतर क्या है, और हमारे भारत के जो 18 जीवमंडल नीचे हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से अनअकैडमी के ऊपर जितने भी आपके कोर्सेज हैं उन सभी के प्राइस 20% तक बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनअकैडमी का जो कोर्स है वो बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं। सिंपली यूज करिए मेरा कोड KV10 और जैसे ही आप इस कोड का यूज करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है और आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, 9838443100। इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के जितने भी कोर्स हैं उस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में पहले हम लोग कुछ फैक्ट के आधार पर राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या अंतर होता है ये समझेंगे, और उसके बाद में मैं आपको डायग्राम से भी ये सारी चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए एक एक करके सारे पॉइंट वाइज इसको समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्क हमारे एक नेचुरल साइट होते हैं जहां पर पर्यावरण के साथ साथ जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ होती है उसको संरक्षित किया जाता है। क्या मतलब हुआ, यानी कि ये एक प्रकार का आपका जंगल ही है। यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन मिलता है और जो भी हमारे वन्यजीव होते हैं उनको भी संरक्षित किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी आपके जो प्रजातियां होती हैं उनको संरक्षित किया जाता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारा एक प्राकृतिक स्थल ही होता है। अंतर दोनों में समझ में आया। यहाँ पर पर्यावरण और वन्यजीव, यहाँ पर मुख्य रूप से उनका संरक्षण किया जाता है जो कि आपके लुप्त वगैरह होने के कगार पर हैं। और जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो आप बस इतना समझिए कि राष्ट्रीय पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही बड़ा रूप होता है बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि यह भी एक नेचुरल साइट होती है, एक प्राकृतिक स्थान होता है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कई सारे राष्ट्रीय पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं उदाहरण क्या है इसके। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय पार्क में आपके पेड़ पौधे हो गए, वन्यजीव हो गए, ऐतिहासिक चीजें हो गई, इन सभी का संरक्षण किया जाता है। बाकी अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसमें भी आपके जानवर आ गए, चिड़िया हो गई, जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, इन सभी का संरक्षण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है। और अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें हम लोग सब चीजों को काउंट कर लेते हैं, यानी कि आपके पेड़ पौधे, वन्यजीव या जो भी आपकी चीजें बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है। कहां पर? बायोस्फीयर रिजर्व में। आगे बात करेंगे सीमाओं के बारे में। तो देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय पार्क होते हैं इनकी सीमाएं पूरी तरीके से फिक्स होती हैं। क्या होती हैं? इसकी सीमाएं फिक्स होती हैं और राष्ट्रीय पार्क के चारों तरफ आपको बाउंड्री भी देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो इसकी जो सीमाएं होती हैं ये निर्धारित नहीं है। किसकी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो सीमाएं होती हैं ये आपकी निर्धारित नहीं होती हैं। और उसी प्रकार से जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसकी भी कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई निर्धारित सीमा नहीं होती है। अब देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्कों की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पार्क में आप जानवर को ले जाकर के वहां पर ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं। मतलब जैसे आपकी जो भैंस है या आपके पास में जो बकरी वगैरह है, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे उठे अपनी बकरी को उठाए और राष्ट्रीय पार्क में लेकर के घुस गए कि यहाँ पर हम इसको चराएंगे। तो ये सुविधा आपको राष्ट्रीय पार्क में नहीं मिलेगी। यहाँ पर जानवरों की ग्रेजिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके कोई प्रतिबंध नहीं होता है। किसमें? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इसमें आपके कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके प्रतिबंध होता है कोर एरिया में। कहाँ पर? जो मेन एरिया होता है वहाँ पर आप किसी जानवर को नहीं ले जा सकते हैं। बाकी के एरिया में आप चीज़ों को यहाँ पर
मतलब ग्रेजिंग के लिए ले जा सकते हैं, चराने के लिए ले जा सकते हैं। अब कोर एरिया वगैरह क्या है ये अभी आपको आगे मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं ये आपके एक प्रजाति के लिए नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसके लिए? एक प्रजाति के लिए नहीं होते हैं, ये आपके कई सारे स्पीसीज का संरक्षण करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कई बार अगर हम बात करते हैं तो ये आपके एक या एक से अधिक प्रजातियों के लिए हो सकता है। जैसे अगर हम लोग एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं तो एलिफेंट रिजर्व जो होते हैं वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। किसका? इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिस्से होते हैं एलिफेंट रिजर्व। तो कई बार क्या होता है जो एलिफेंट रिजर्व होते हैं उसमें सिर्फ आपके हाथियों का ही संरक्षण किया जाता है, तो एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक प्रजातियां भी यहाँ पर हो सकती हैं। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मैंने आपको बताया ही था कि ये आपके इन्हीं का बड़ा हुआ रूप है, तो इसमें भी एक प्रजाति का संरक्षण नहीं होता है, यानी कि बहुत सारे स्पीसीज के लिए होता है। राष्ट्रीय पार्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जाकर के आप सेटल नहीं हो सकते हैं। क्या? मानव निवास जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है राष्ट्रीय पार्क में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पर्यटन के दृष्टिकोण से आप लोग जा सकते हैं, घूमने फिरने की आज़ादी आपको होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ से आप थोड़ी बहुत लकड़ी वगैरह भी तोड़ सकते हैं, जानवर वगैरह भी चराने के लिए ले जा सकते हैं, तो ये सारी आज़ादी मिलती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बाकी अगर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा एरिया होता है और इसीलिए यहाँ पर आपको निवास भी मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारे आपके ट्राइबल लोग होते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करते हैं और यहाँ पर आपको खेती की भी अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर हम लोग कुछ इनके इंटरनेशनल डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम लोग राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है यानी कि IUCN है और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज है, इन्होंने इसको कैटेगरी सेकंड में रखा हुआ है। किसमें? श्रेणी सेकंड में आपके राष्ट्रीय पार्क को रखा गया है। उसी प्रकार अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपके IUCN के कैटेगरी 4 में रखे गए हैं। किसमें है? ये आपके IUCN के कैटेगरी 4 में रखे गए हैं। और जब हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं कई बार ये यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं और राष्ट्रीय गवर्नमेंट के द्वारा ये आपके नामित किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो अभी हम लोग आगे और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के जरिए समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो बड़ा सा आपको गोला दिख रहा है, आप ऐसे कंसीडर करिए कि ये जो हमारा बड़ा सा गोला है यह एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? ये आपका एक जीवमंडल निचय है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। अब ऐसा संभव है कि ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाए। क्या मिल जाए? इसके अंदर आपको वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिल जाए। और ऐसा भी संभव है कि ये जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर आपको राष्ट्रीय पार्क मिल जाए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही होंगी या फिर जो आपके राष्ट्रीय पार्क होंगे ये इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होंगे, या फिर जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन सभी के अंदर आपको वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क मिलेंगे। समझ में आया? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, कि एक जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर आपको वन्यजीव अभयारण्य भी मिल जाए और उसके अंदर आपको राष्ट्रीय पार्क भी मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल होता है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन आपके सभी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर लागू होगी। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यहाँ पर आपको एक वन्यजीव अभयारण्य मिल गया, एक अलग से राष्ट्रीय पार्क है, फिर आपका एक और वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर देखिए एक और है, और हो सकता है इस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर आपको एक राष्ट्रीय पार्क मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क की स्थिति होती है। अब हम लोग थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिए मान लेते हैं ये जो आपको पूरा सरफेस दिख रहा है ये आपके किसी बायोस्फीयर रिजर्व का सरफेस है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर का एक एरिया है, और फिर आपके इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये आपका एक और बेहतरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। अब खास बात क्या है,
ये जो आपका अंदर वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है कोर जोन। क्या कहा जाता है? कोर जोन कहा जाता है। और इसी को आप लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क। यानी कि कोई हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, इसका मतलब सिंपली यही होता है कि ये संभव है कि वह एक राष्ट्रीय पार्क हो। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि राष्ट्रीय पार्क की एक बाउंड्री होती है और ये कोर जोन होने के कारण पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है, यानी कि मानव निवास यहाँ पर प्रतिबंधित होता है। तो ये कोर जोन हो गया। उसके बाद में ये आपको मिल जाएगा जिसे कहा जाता है बफर जोन। बफर जोन, इसको आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जैसे समझ सकते हैं, यानी कि शोध की अनुमति आपको होगी, शोध के पर्पज से आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा लकड़ी मतलब आग वाग जलाने के लिए आप लकड़ी भी यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। यहाँ से जो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, उनको भी आप लोग लेकर के जा सकते हैं और जानवर वगैरह भी आप लोग चरा सकते हैं। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर आपका आता है ये सबसे बाहर वाला हिस्सा और इसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन का मतलब है कि ये पूरा हमारा आ जाता है किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व में। ट्रांजिशन जोन की क्या खास बात होती है कि यहाँ पर आप लोग खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग छोटे मोटे मकान वगैरह बना करके रख भी सकते हैं और बहुत सारे और एक्टिविटी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, रोड वगैरह भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं इस ट्रांजिशन जोन में। तो आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है और इसके अंदर आपको कुछ प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि कोर जोन भी मिल सकते हैं और कुछ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? नीलगिरी। आइए इसको मैं बताता हूँ। देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप लोग इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जाएंगे तो देखिए, इसमें आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मिलेगा, इसमें आपको मुदुमलाई टाइगर रिजर्व मिलेगा, कर्नाटक का जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये भी आपको इसी में मिलेगा, कर्नाटक का जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा आपने केरल की शांत घाटी के बारे में सुना है, तो जो केरल का शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क है, देखिए ये राष्ट्रीय पार्क हो गया। यहाँ पर अरमकुलम नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरल का, वो भी इसी में है। तमिलनाडु का जो मुकुर्ती नेशनल पार्क है वो भी आपको इसी में मिलेगा और केरल का जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आपको इसी में मिलेगी। यानी कि मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है और इसी एरिया में आपको ये सारे प्रोटेक्टेड रीजन भी देखने को मिलेंगे। तो यही मैंने आपको ऊपर समझाया था और इसी का मैंने आपके सामने एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूनेस्को का मैप प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपसे कहा था। देखिए, यूनेस्को के द्वारा 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि जो आपके ह्यूमन बीइंग हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है इसके बीच में एक समन्वय हो। यानी कि ऐसा ना हो कि मानो अपनी ज़रूरतों के चलते पूरी तरीके से जो पर्यावरण है उसको तहस नहस कर दे, या फिर जो हमारे वाइल्ड लाइफ है या जो इस प्रकार से आपका इन्वायरमेंट है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। तो इसी के लिए यूनेस्को के द्वारा 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और इसी के अंतर्गत यूनेस्को दुनिया भर के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल करता है। यानी कि यूनेस्को की अपनी एक सूची है और उसमें इन्हें ये शामिल करता है। भारत के अगर हम लोग टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो इनकी संख्या है 18। कितनी है? 18 है। और जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व की तो इसमें आपके यूनेस्को के 12 शामिल हैं। कितने शामिल हैं? यूनेस्को के 12 इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये देख सकते हैं हमारे भारत के जो 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हैं। नीलगिरी आपका पहला था, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपल, ग्रेटर निकोबार, अचनकमार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना। तो पन्ना सबसे लेटेस्ट है जो कि 2020 में यहाँ पर शामिल हुआ था। अब जाते जाते मैं आपको भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको भी मैप के जरिए आइए दर्शा देता हूँ। तो ये हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत में पहले हम लोग चलेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश में आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है शीत मरुस्थल। क्या नाम है? शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट, और ये आपको मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में।
उसके बाद में यहीं से सटा हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप लोग आएंगे तो उत्तराखंड में भी आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा और इसका नाम है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपने पढ़ा होगा, तो इसी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क मिलेगा, तो ये आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। फिर आप लोग सिक्किम में पहुंचेंगे तो सिक्किम में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है। फिर आप लोग असम की ओर पहुंचेंगे तो असम में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपको मानस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। आगे आप लोग बढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है और ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे असम में, तो असम में आपको मिलेगा डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है और ये आपको मिल जाएगा असम में। फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे मेघालय की तरफ, तो मेघालय में हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है और ये आपको मिलेगा मेघालय में। फिर आप पश्चिम बंगाल में आ जाएंगे, तो पश्चिम बंगाल में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो आपका सुंदरवन वेटलैंड है या फिर आपका सुंदरवन नेशनल पार्क है वो आपके इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। फिर हम लोग चलेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो उड़ीसा में आपको मिलेगा सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है? उड़ीसा में आपको सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। उड़ीसा के बाद में आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे अंडमान और निकोबार में, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की तरफ, तो आंध्र प्रदेश में आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा इसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम की पहाड़ियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे गल्फ ऑफ मन्नार में, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके तमिलनाडु का हिस्सा है और ये भी हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। केरल के इसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे केरल की तरफ, तो केरल में आपको एक मिल जाएगा जिसका नाम है आपके अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है। फिर हम लोग कर्नाटक की तरफ बढ़ेंगे, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में जो हमारा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नीलगिरी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु इन सभी राज्यों में देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर। और फिर हम लोग चलेंगे सीधे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसका नाम है। फिर आप लोग थोड़ा ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपके एमपी में है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं हमारे देश में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर आप इसको थोड़ा रिवाइंड करके 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आप अपने दिमाग में इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व की इमेज को भी फिट कर सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।